रशिया यूक्रेन वॉर इट्स अ कन्फ्लिक्ट जो कभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। 2014 से स्टार्ट हुआ हुआ ये कन्फ्लिक्ट आज 2026 में एंटर हो गया है, लेकिन जैसी पीस टॉक्स अरेंज कर रही जाती हैं तो कोई ना कोई मसला स्टार्ट हो जाता है। रिसेंटली अभी पीस टॉक्स अरेंज की गई थी, लेकिन पुतिन की रेजिडेंस पे हमला कर दिया गया एज पर रशियन मीडिया और रशियन गवर्नमेंट। लेकिन यही बात जब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से पूछी गई तो उन्होंने इसको डिनाई कर दिया बाय सेइंग फॉल्स एक्विजिशंस। अब ऐसा हुआ या नहीं हुआ, बट विल इट अफेक्ट द डायलॉग हैपनिंग बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन? सो द आंसर इज येस। ये तो एक क्वेश्चन है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विल दिस वॉर और कन्फ्लिक्ट अफेक्ट द वर्ल्ड? तो उसका आंसर भी अनफॉर्चुनेटली यस है, बिकॉज आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर देयर हैव बीन टू पार्टीज इन द होल वर्ल्ड, वन इन द फेवर ऑफ रशिया एंड वन इन द फेवर ऑफ यूएसए। और इन दोनों पार्टीज ने हर दफा हर एक ट्राई की है टू लेट डाउन द अदर पार्टी। और इसी वजह से काफी लोगों का कहना यह है कि रशिया और यूक्रेन वॉर अगर स्टॉप ना करवाई गई तो इट कुड लीड टू वर्ल्ड वॉर 3 एज वेल। इस वॉर और कन्फ्लिक्ट की वजह से कंट्रीज ही नहीं बल्कि लोग भी दो डिफरेंट ओपिनियंस में बढ़ गए हैं। एक साइड रशियन क्लेम को सपोर्ट करती है और दूसरी साइड यूक्रेन के राइट टू डिफेंस को। लेकिन हम लोग किसी एक साइड के क्लेम को सपोर्ट करने से पहले जरा एक दफा गिवन फैक्ट्स और हिस्ट्री को भी समझ लेते हैं। अब इस कन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले बुडापेस्ट मेमोरेंडम को समझना पड़ेगा। बुडापेस्ट मेमोरेंडम वाज अरेंजमेंट बिटवीन यूएस, यूके, रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान एंड बेलारूस। इस मेमोरेंडम पे वैसे तो एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन अगर मैं आप लोगों को इजी लफ्जों में एक्सप्लेन करूं तो सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद बहुत सी कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिली थी एंड वन ऑफ देम वाज यूक्रेन एज वेल। यूक्रेन क्योंकि पहले सोवियत यूनियन का पार्ट था, तो इंडिपेंडेंस के बाद उनके हिस्से के अंदर 1700 न्यूक्लियर वेपन्स भी आए थे जो रशिया के थे। अगर वो वेपन्स उनको मिल जाते तो इट कुड हैव मेड यूक्रेन द थर्ड मोस्ट न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। लेकिन होता क्या है कि रशिया उनको कहता है, बेसिकली मेमोरेंडम जो है बुडापेस्ट, उसमें उनको कहा जाता है कि गिव अप दोस वेपन्स टू रशिया और इसके बदले में हम आपकी इंडिपेंडेंस को रिकग्नाइज करेंगे। एंड वी बाय विच आई मीन रशिया, यूएस एंड यूके वुड अश्योर योर सिक्योरिटी एज वेल। ऑल्दो दिस कुड हैव मेड यूक्रेन अ न्यूक्लियर कंट्री, लेकिन ऑपरेशनल कंट्रोल उनके पास था ही नहीं, क्योंकि लॉन्चिंग कोड्स हमेशा से रशिया के पास थे। लेकिन फिर भी यूक्रेन इसको एज अ क्लेम यूज करता है इन यूएन और एनी अदर फॉरम कि उनसे उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम छीना गया और इन रिटर्न अब उनको किसी भी किस्म की सिक्योरिटी एश्योरेंस जो उस वक्त प्रोवाइड की गई थी, अब वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी। ना वर्ल्ड उनकी हेल्प कर रहा, ना यूएस ना यूके, एंड रशिया इज नॉट होल्डिंग देयर एंड ऑफ बार्गेन। यहाँ रशियन साइड का जो क्लेम है वो ये कहता है कि यूक्रेन ने शुरू से उन लोगों को एक ही बात कही है कि दे वुड नॉट ज्वाइन नेटो, और अब वो ट्राई कर रहे हैं कि वो नेटो को ज्वाइन कर लें। लेकिन यहाँ यूक्रेन की साइड का क्लेम भी बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने कभी भी ऑफिशियल राइटिंग के अंदर ये बात नहीं की कि वो नेटो या किसी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन नहीं करेंगे। हाँ, अपनी इंडिपेंडेंस के शुरू में उन्होंने ये बात कही थी कि वो किसी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन वो उनकी इंडिपेंडेंट चॉइस थी। उन्होंने ये बात किसी एग्रीमेंट में या किसी जगह के ऊपर वैसे नहीं कही थी। खैर, इन दोनों मुल्कों के बीच में इतनी खास वॉर सिचुएशन नहीं थी आफ्टर बुडापेस्ट मेमोरेंडम, लेकिन इन 2014 रशिया डिसाइड्स टू इन्वेड क्राइमिया। यूक्रेन इसको एक्ट ऑफ वॉर बताता है, लेकिन रशिया इसको सेल्फ डिफेंस। एक दफा कंक्लूजन में पहुंचने से पहले रशियन साइड के क्लेम को भी समझ लेते हैं। रशिया का कहना यह था 2014 के अंदर जो प्रेसिडेंट थे यूक्रेन को, उनको इलीगली ओवरथ्रो किया गया था और जो वहाँ के लोग थे क्राइमिया के, वो वैसे भी रशियन लोगों के साथ मिलना चाहते थे और उधर के लोगों ने इवन के रेफरेंडम में भी वोट किया था रशियन फेवर में। अपार्ट ऑफ दिस क्लेम, रशिया सेज कि उनकी एक बहुत बड़ी नेवल बेस थी सेवेस्टोपोल में, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको क्राइमिया चाहिए ही चाहिए था। लेकिन इसके अलावा उनकी एक और रीज़न भी है कि वो ये कहते हैं कि सोवियत यूनियन के फॉल के ऊपर ये जगह जो है क्राइमिया की, ये बिला वजह यूक्रेन को दे दी गई थी अनफेयरली, और ये असल में रशिया का ही पार्ट थी। खैर, मैंने आप लोगों के सामने दोनों साइड्स के व्यूज़ रख दिए। नॉट इट्स अप टू यू गाइस कि ये वॉर जो है वो जस्टिफाइड थी क्राइमिया वाली या नहीं। एनीवेज, इस क्राइमिया की इन्वेजन के बाद यूक्रेन एक और नई ट्रबल में आ जाता है, जहां रशियन बैक सेपरेटिस्ट जो हैं वो एक वॉर सिचुएशन में आ जाते हैं विद यूक्रेन ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ यूक्रेन। वो अलग बात है कि मिन्स एग्रीमेंट वक्ती तौर पे ज़रूर हेल्प करता है, लेकिन ज़्यादा लंबा चल नहीं पाता और इसी तरह की वॉर सिचुएशन बनी रहती है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। लाइक देयर इज़ नो वॉर, लेकिन मल्टीपल ओकेजन पे कन्फ्रंटेशन आए दिन होती रहती है अप अनटिल 2022, जब इन 2022 रशिया डिसाइड करता है कि अब वो फुल स्केल के ऊपर इन्वेड करेगा यूक्रेन को। इस फुल स्केल अटैक से पहले जब रशियन मिलिट्री ने एंगेजमेंट बढ़ाई नियर बॉर्डर तो वर्ल्ड को, तो उसी दिन से शक होना स्टार्ट हो गया था कि दिस माइट हैपन समडे, लेकिन रशिया केप्ट डिनाइंग इट। लेकिन इसके साथ साथ वो यूक्रेन को एक्यूज भी करता रहा फॉर रूसोफोबिया। रूसोफोबिया मींस एंटी रशियन होना, और ये एक किस्म का बिल्डअप बना फॉर द वॉर। और 24 फरवरी 2022 को रशिया ने फुल स्केल अटैक लॉन्च कर दिया ऑन यूक्रेन।
एयर स्ट्राइक्स, ग्राउंड इन्वेजन, सब कुछ एक टाइम के ऊपर स्टार्ट कर दिया जाता है विद द सिंगल रीजन ऑफ डीमिलिटराइजिंग यूक्रेन। वर्ल्ड हर तरफ से ट्राई करता है कि वो इस वॉर को रोके, रशिया को समझाता भी है लेकिन वॉर नहीं रोकी जाती और रशिया इस स्टेलमेट की पोजीशन पे वॉर को रख के वॉर को चलाई जाता है। लेकिन ये बात जो है कहना गलत होगी कि रशिया ने इस वॉर से कुछ हासिल नहीं किया, क्योंकि उन्होंने 20% ऑफ द लैंड इन यूक्रेन को टेक ओवर किया अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज। लेकिन इतने ज़्यादा टाइम और केओस के बाद 20% सीम्स टू बी स्टेलमेट। आई नो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि बाय रशिया इज अटैकिंग यूक्रेन, कि रशिया ने क्या ही हासिल कर लेना है यूक्रेन के साथ वॉर करके। तो यहाँ मुझे पॉल डी एनेरी, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के फॉर्मर डीन रह चुके हैं, उनकी बात याद आ जाती है। ही स्टेट्स कि देयर कुड बी 4 पॉसिबल रीजंस फॉर रशिया टू अटैक यूक्रेन एंड आई अग्री विद हिम। नंबर 1, रशिया की डिजायर है कि वो यूक्रेन के ऊपर कंट्रोल करके उसको भी एक पपेट स्टेट बता दे। नंबर 2 रीजन ये है कि वो अभी भी अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड पावर स्फेयर मानता है। नंबर 3 ये हो सकती है कि अभी भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो नेटो को ज्वाइन करना चाहती हैं और नेटो को रशिया थ्रेट की तरह कंसीडर करता है, तो अगर उसने यूक्रेन को रोक लिया तो उस साइड के थ्रेट को भी रोका जा सकता है, जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ अगर ज्वाइन करती हैं जो उस थ्रेट को रशिया फेस करेगा। और नंबर 4, एक सबसे आसान रीज़न ये है कि डेमोक्रेटिक यूक्रेन जो है वो एक पॉलिटिकल थ्रेट बन जाता है रशिया के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग यूक्रेन के रशियन बोलते भी हैं, तो एक थ्रेट बन जाता है कम्युनिस्ट सोच के लिए, जो लोग कम्युनिज्म के खिलाफ होते हैं। आई थिंक दीज 4 रीजंस फुली समराइजेज रशिया एंड यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। आई नो आप लोगों में से कई लोगों के जहनों में ये सवाल आ रहा होगा कि रशिया के पास अगर पावर है तो वो कुछ भी करेगा, तो उसका अनफॉर्चुनेटली आंसर येस है। क्योंकि अगर आप एक न्यूक्लियर कंट्री हैं और आप एक पावरफुल कंट्री भी हैं इसके अलावा, तो आपका जो दिल करेगा आप करेंगी नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज़ के साथ। और अगर आप लोगों को इसके अलावा ये भी लग रहा है कि अमेरिका तो ट्राई कर रहा है पीस टॉक्स के लिए और रशिया मान नहीं रहा, तो ये बात जहन में डालने कि रशिया और अमेरिका बिल्कुल सेम है। अमेरिका ने भी स्टूपिड रीजनिंग का सहारा लिया था टू एंटर इराक, सीरिया एंड ऑल द कंट्रीज इट हैज टारगेटेड ओवर द सेंचुरी। दिस इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। जो पावर में होता है उसका जो दिल करता है वो करता है। यूएन भी एक तरीके से पपेट की तरह एक्ट करती है फॉर दीज पावरफुल कंट्रीज, क्योंकि वो भी इनकी फंडिंग से ही चल रही है। और जहाँ तक बात रहती है उन छोटी कंट्रीज की, विच बाय आई मीन नॉट सो पावरफुल कंट्रीज, वो भी इस तरह के बिग पावर हाउसेस को चेस करती हैं फॉर देयर सस्टेनेबिलिटी। Anyways, this sums up today's video on Russian conflict with Ukraine. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और ऐसा इन्फॉर्म्ड कंटेंट देखना चाहते हैं तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेगा। That's it for today. Goodbye.